गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वह है इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर बीम, निस्सरण तथा आणविक पुंज। निस्सरण एक विधि है आणविक पुंज प्राप्त करने की। आणविक पुंज का मतलब है कोई गैस है, उसके अणु हैं, उन अणुओं का पुंज बीम प्राप्त करना, ये उसकी आणविक पुंज है। और इस आणविक पुंज को इफ्यूजन निस्सरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। निस्सरण विधि में सिर्फ आवेशित कणों का आणविक पुंज प्राप्त किया जाता है, ओनली चार्ज पार्टिकल, ओनली चार्ज पार्टिकल। जो आवेशित कण हैं, जो अणु मॉलिक्यूल आवेशित हैं, उनके लिए निस्सरण विधि उपयोग में ली जाती है मॉलिक्यूलर बीम प्राप्त करने के लिए। और जो न्यूट्रल पार्टिकल हैं, न्यूट्रल एंड नॉन चार्ज अनावेशित कण, उदासीन और अनावेशित कणों के लिए ये विधि उपयोग में नहीं ली जा सकती। निस्सरण विधि द्वारा आवेशित कणों जो अणुओं की जो बीम है, पुंज है, वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि आवेशित कणों के लिए आवेशित कणों की जो पुंज है वह इफ्यूजन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं कि विद्युत और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड लगा करके, दोनों फील्ड लगा करके, या तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेटेड हो जाते हैं, जिससे कि मॉलिक्यूलर बीम प्राप्त हो जाती है। चार्ज पार्टिकल है, ये मॉलिक्यूलर बीम प्राप्त हो जाती है। जबकि न्यूट्रल और जो नॉन चार्ज पार्टिकल हैं, उदासीन और अनावेशित कणों की आणविक पुंज प्राप्त करने के लिए निस्सरण विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस विधि में क्या करते हैं कि एक सरल सी विधि है। यदि किसी पात्र में साम्यावस्था में, ये एक पात्र है, इसमें साम्यावस्था में कोई गैस स्थित है और उस पात्र की एक दीवार में एक सूक्ष्म छिद्र या रेखा छिद्र कर दिया जाए, तो पात्र के बाहर गैस का दाब निरंतर पंपन द्वारा कम रखने पर गैस के कुछ अणु छिद्र से बाहर निकलेंगे और समांतर छिद्र युक्त बेफल्स, ये जो बाधिकाएं हैं, इसमें से समांतरित कॉलमेटेड मॉलिक्यूलर बीम प्राप्त की जा सकती है। समांतरित आणविक पुंज प्राप्त किया जा सकता है। बाधिकाओं में छिद्रों का जो व्यास है, ये इस बाधिका है, ये बेफल है, इसका व्यास सबसे बड़ा फिर कम, यानी घटते हुए क्रम में बाधिकाओं का व्यास रखते हैं। इसके अतिरिक्त बहुधा चांदी जैसे पदार्थों का आणविक पुंज प्राप्त करना होता है, जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। अतः पात्र C का ताप इतना अधिक रखना पड़ता है कि पात्र में उच्च वाष्प दाब उत्पन्न हो, और इसके लिए पात्र एक छोटी भट्टी के रूप में होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पदार्थ जो कि ठोस अवस्था में है, उस ठोस अवस्था में पदार्थ के लिए ये जो कंटेनर है, ये इस एक पात्र है, इस पात्र का ताप इतना अधिक रखा जाता है कि पात्र में उच्च वाष्प दाब उत्पन्न हो, जिससे वो गैसियस स्टेट में प्राप्त हो जाएगी और गैसियस स्टेट से जो अणु हैं वो इस छिद्र से बाहर निकलेंगे और बेफल से होते हुए कॉलमेटेड मॉलिक्यूलर बीम के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। पात्र की दीवार में जो छिद्र हैं वो इतना कम रखा जाता है कि अणुओं के निष्कासन से, यहाँ पर ये पात्र है, इसका छिद्र इतना कम रखा जाता है कि अणुओं के निष्कासन से पात्र में स्थित गैस की साम्यावस्था में नगण्य प्रभाव पड़े। यहाँ से जो अणु निकल रहे हैं, इन अणुओं के निकलने से इस पात्र C में स्थित जो गैस है उसकी साम्यावस्था डिस्टर्ब नहीं होती। इस तरह से इसका छिद्र इतना छोटा रखते हैं। यदि बाहर निकलने वाला अणु जितना समय छिद्र के निकट व्यतीत करता है, उस समय में यदि वह किसी अन्य अणु से नहीं टकराए तो वह इस छिद्र से बाहर निकल सकता है। कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस
छिद्र से बाहर निकलने के लिए कंडीशन ये हो गई है कि कोई भी अणु छिद्र से बाहर कब निकलेगा कि जितने समय में ये यहाँ पर छिद्र पर रहता है उस समय में वो किसी अन्य अणु से नहीं टकराए तो वो इस छिद्र में से बाहर निकल जाता है। मान लेते हैं इस छिद्र का जो व्यास है वह है डी, आकार जो है इसका डी मान लेते हैं। ओके, और अणु जो टकरा रहे हैं, टकराने के बीच में जो इनकी जो दूरी है, टकरों में तय की गई दूरी जो है वो L है, यानी मीन फ्री पाथ हो गया। यानी ये अणु है, इससे टकरा रहा है, इससे ये टकरा रहा है, तो इसके बीच में जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस है वो मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। मान लिया अणु का माध्य मुक्त पथ L है और इसका जो साइज है C पात्र का वो D है, तो साइज इस पात्र के साइज पर बिताया गया समय, यदि अणुओं की माध्य चाल C बार है तो ये हो गया साइज अपॉन वेलोसिटी, ये समय आ गया। ये समय छिद्र पर व्यतीत करने में लगा समय, यहाँ पर जो छिद्र पर व्यतीत कर रहा है वो समय है D अपॉन C बार। ओके, और टक्कर में लगा समय ये दूरी हो गई और इसकी चाल आ गई। तो यह अणु इस पात्र से कब निकल जाएगा, जब यहाँ टकराने में जो समय है वो ज़्यादा हो और जो व्यतीत करने वाला समय है वो टकराने वाले समय से कम हो। तो ये कंडीशन आ जाती है इस छिद्र से बाहर निकलने के लिए। तो हम इसको कह सकते हैं D << L। ओके, तो ये हमारे पास में कंडीशन है इस छिद्र से बाहर निकलने के लिए। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निःसरण विधि में आणविक पुंज प्राप्त करने के लिए कौन सी कंडीशन है, तो D << L, जहाँ पर D है इस पात्र का साइज, L है अणुओं का माध्य मुक्त पथ। ठीक है, इस प्रकार दीवार में छिद्र की उपस्थिति से यदि गैस की साम्यावस्था विक्षुब्ध नहीं होती है तो छिद्र से प्रति एकांक समय प्रति एकांक क्षेत्रफल निष्कासित होने वाले अणुओं की कुल माध्य संख्या J0 वही होगी जो एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले अणुओं की होती है। यहाँ पर यही है, तो J0 संख्या निकालनी है। J0 संख्या कौन सी है कि इस पात्र से प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय में निकलने वाले अणुओं की संख्या, तो वह अणुओं की संख्या वही होगी जो प्रति एकांक समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले अणुओं की होगी। तो यहाँ पर J0 C बार उसकी माध्य वेलोसिटी है, तो ये आ गया N हो गया, N प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या है, तो N C बार। ये हो गई एक दिशा में, दूसरी दिशा में N C बार। ऐसे करके कितनी दिशाएं हैं, 6 दिशाएं हैं, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। तो यहाँ पर एक दिशा में जाने वाले अणुओं की जो संख्या है वो आ जाएगी N C बार डिवाइडेड बाय 6। ओके, और क्योंकि यदि हम 2 एक्सिस का ही करें तो यहाँ पर यथार्थ रूप से क्या हो जाएगा 1/4 NC बार। ये है प्रति एकांक समय प्रति एकांक क्षेत्रफल पर निकलने वाले अणुओं की संख्या। यदि हम केवल उन अणुओं पर विचार करें जिनकी चाल C तथा C + DC के मध्य हैं तो छिद्र के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में निकलने वाले ऐसे अणुओं की संख्या हो जाएगी JC, यानी J0 था तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक वेलोसिटी की रेंज ले रहे हैं कि C तथा C + DC वेग परास में ही अणुओं की संख्या कितनी निष्कासित होगी, तो वो हो जाएगी 1/4 NC की जगह आ जाएगा DNC और ये C उसकी चाल है अणु की। ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल के वेग वितरण नियम से हमें पता है कि इस परास में अणुओं की जो संख्या होगी वो होगी DNC 4n/√π 2kT m⁻³ c² e⁻mc² DC। ये हैं मैक्सवेल के वेग वितरण नियम से इस परास में अणुओं की संख्या। ये अणुओं की संख्या यहाँ पर रखेंगे तो बाकी के तो कांस्टेंट है, C पर डिपेंडेंट C तो ऑलरेडी है, c² तो c³ आ गया और ये आ जाएगा e⁻mc² 2kT। तो इस परास में जो अणु निष्कासित होंगे उनकी संख्या ये इस पर डिपेंड कर रही है, c³ e⁻mc² 2kT। ओके, अब यहाँ से जो अणु निष्कासित हो रहे हैं वो इस दिशा पर भी निर्भर कर रहे हैं कि ये अणु इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे या इस दिशा में जाएंगे या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे।
तो यह जो अणुओं की दिशा है, ये अणु बाहर निकलने वाले अणुओं की जो संख्या है वो अणुओं का दिशा पर भी वितरण होता है। यानी हम ये देखें, छिद्र पर अभिलंब से थीटा कोण पर प्रति एकांक समय प्रति एकांक घन कोण अणुओं की संख्या कॉस थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी लंब की दिशा में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी और ये इसकी स्पर्श रेखीय दिशा में थीटा बराबर 90, ये यहाँ से है थीटा बराबर 90, इस दिशा में अणुओं की संख्या, निष्कासित होने वाले अणुओं की संख्या 0 हो जाती है और इस दिशा में क्या रहती है, अधिकतम रहती है। तो कॉस थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, अब यदि भट्टी अथवा पात्र C में गैस का ताप T है तो आदर्श गैस की परिकल्पना के अनुसार एकांक आयतन P बार बराबर होते हैं NKT आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। तो एकांक आयतन के लिए अणुओं की जो संख्या है वो P बार अपॉन KT हो जाएगी और जो माध्य चाल है अणुओं की, वो अणुओं की माध्य चाल होती है अंडर रूट KT अपॉन M, जहाँ पर M है अणुओं का द्रव्यमान, K है स्थिरांक, T है इस पात्र में गैस का ताप। तो रेट ऑफ इफ्यूजन की जो दर है वो किस पर निर्भर कर रही है, NC बार। N है प्रत्येकांक अणुओं की संख्या, C बार है उसकी माध्य चाल। तो प्रत्येकांक अणुओं की संख्या तो यहाँ से लिख देंगे हम P बार अपॉन KT और माध्य चाल जो है वो है KT अपॉन अंडर रूट। तो J0 जो है वो आ जाएगा NC बार, N की वैल्यू रखेंगे, N की वैल्यू हमने रखी P बार अपॉन KT और C की जो वैल्यू रखी वो रखी हमने अंडर रूट KT अपॉन M की पावर हाफ। तो इन दोनों को कैलकुलेट किया तो ये P बार आ गया और ये आ जाएगा M KT के पावर हाफ, के स्थिरांक है तो ये इस समानुपाती में चला जाएगा तो बच जाएगा P बार अपॉन MT के पावर हाफ। तो ये मिश्रण की दर है। रेट ऑफ इफ्यूजन किस में निर्भर कर रही है, इस पर गैस का माध्य ताप कितना है, गैस का में अणुओं का द्रव्यमान कितना है, गैस का ताप कितना है। तो इस प्रकार मिश्रण की दर अणुओं के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। हल्के अणुओं की माध्य चाल भारी अणुओं की अपेक्षाकृत अधिक होती है, अतः हल्के अणुओं का निःसरण सरलता से होगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जिसकी चाल ज़्यादा होगी, हल्के अणु ज़्यादा चलेंगे यहाँ, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हम, यानी जिसका द्रव्यमान कम होगा उनकी चाल अधिक होगी, जिनकी चाल अधिक होगी उनकी निःसरण की दर अधिक होगी। तो यहाँ पर हल्के अणुओं का निःसरण सरलता से होता है। इस गुण का उपयोग समस्थानिकों को अलग अलग करने में किया जा सकता है। समस्थानिक मतलब वेट है, जिनका भार है, अलग अलग भार के अणुओं को हम अलग अलग निकाल सकते हैं। हल्के अणु होंगे वो पहले निकल जाएंगे, भारी अणु उसी में रह जाएंगे, वो बाद में निकल जाएंगे। यदि गैस के पात्र को सूक्ष्म छिद्रों से युक्त ढक्कन से बंद कर दिया जाए और सूक्ष्म छिद्र एक साइज के होंगे, उस साइज में जिस भार का अणु होगा उस साइज के इक्विवेलेंट होगा वो तो निकल जाएगा और बाकी का उसमें रह जाएगा। पात्र के बाहर निर्वात रखा जाए तो अन्य चरणों में निःसरण के पश्चात पात्र में अधिक आणविक भार के समस्थानिक की आपेक्षिक सांद्रता अधिक हो जाएगी और पात्र के बाहर से पंपन द्वारा एकत्रित गैस में हल्के समस्थानिक की सांद्रता अधिक होगी। यानी इस पात्र के बाहर तो होंगे हल्के समस्थानिक और पात्र के अंदर हो जाएंगे अधिक भार के समस्थानिक। इस विधि से यूरेनियम के सरलता से विखंडन योग्य समस्थानिक को सामान्य यूरेनियम, जिसमें यूरेनियम 238 अधिक होता है, से पृथक किया जाता है। इसके लिए UF6 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, जो सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होता है, उसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से निःसरण विधि से आणविक पुंज प्राप्त किया जाता है और इस आणविक पुंज प्राप्त करने में गैस के जो अणु हैं वो आवेशित होने चाहिए। निःसरण विधि द्वारा अनावेशित और उदासीन कणों की आणविक पुंज प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आज की हम क्लास में यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।